हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो लास्ट जो हम लोगों ने क्लासेस देखी हैं उसके अंदर हम लोगों ने 3.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। होप वो वाली एक्सरसाइज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा कोई भी ग्राफ बनाने में, कोई भी क्वेश्चन बनाने में। और अगर फिर भी किसी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट करके, कोई भी डाउट नहीं रखिएगा। ठीक है, आज शुरू करते हैं आगे के कुछ मेथड्स। ठीक है, जो आगे हमारे काम आने वाले हैं आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले मेथड से, जिसका नाम है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी जो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा वो था ग्राफिकल मेथड, है ना। उसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करते थे, एक्स वाई के पॉइंट्स निकालते थे, देखते थे कि हमें एक्स वाई की क्या वैल्यूज मिल रही है। वो एक लीनियर पेयर का जो था वो सॉल्यूशन ही तो था, बट उसको बिना ग्राफिकली हम लोग एल्जेब्रिकली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला जो मेथड पढ़ने वाले हैं ना वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद में एक मेथड और आएगा एलिमिनेशन मेथड। दोनों से एक्स वाई की सेम वैल्यूज देखने को मिलेगी, बट मेथड दो अलग अलग हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, डायरेक्टली उससे समझते हैं कि क्या होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए तो पढ़ते हैं पहला जो एक हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो ये क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें दो पेयर दिए हुए हैं, मतलब एक पेयर दिया हुआ है, कौन सा, ये दो इक्वेशंस का, है ना। अब जो लास्ट वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने करा था उसमें हम क्या करते थे कि पॉइंट्स निकालकर और एक्स वाई की वैल्यूज निकालते थे, बट अब हम लोग ग्राफिकली उसे नहीं देखकर एल्जेब्रिकली समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ये दो वैल्यूज, ये दो इक्वेशंस मुझे गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझने के लिए इनको अलग अलग इक्वेशन मान लेते हैं, और कि ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स और वाई वेरिएबल्स है ना इनको हम लोग एलएचएस और आरएचएस में ले लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहले एक्स की वैल्यू को निकाला और उसको सेकंड वाली वैल्यू के अंदर पुट कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, बाय इक्वेशन 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बाय इक्वेशन 1 पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि हम वेरिएबल्स को इक्वल्स के अलग अलग रख देंगे, यानी कि एलएचएस और आरएचएस में दोनों वेरिएबल्स को ले आएंगे। एक्स आ गया इस साइड और वाई आ गया हमारा इस साइड, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये इक्वल्स के दूसरी साइड गया है, आरएचएस की तरफ गया है। समझ में आ रहा है बात। इस तरीके से अब क्या करें, एक्स हमारा हो जाएगा 2 प्लस 15y अपॉन 7। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर हुई कि किस तरीके से वैल्यू निकाली है। अब हमारे पास में हमें क्या मिल चुकी है, हमें मिल चुकी है हमारे वेरिएबल x की वैल्यू, क्या, 2 प्लस 15y अपॉन 7। ये मान लिया इक्वेशन 3। या फिर अगर इसको नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो हमने वेरिएबल निकाला है ना x, इसको हम लोग पुट कर देते हैं हमारी जो सेकेंड वाली वैल्यू है उसके अंदर। ठीक है, उससे क्या होगा देखिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इन दोनों जो हम लोगों को इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करने से वैल्यू तो हमें एक ही मिलेगी, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू तो देखने को मिलेगी। तो मैं क्या करूंगी कि जो x का वैल्यू है उसको सेकंड वाले में पुट कर दिया मैंने, तो मेरे को क्या मिलेगा कि x की जगह पे मैंने क्या पुट करा, जैसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो x की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2 प्लस 15y अपॉन 7। ठीक है, और साथ में आगे की जो इक्वेशन है उसको लिख देते हैं। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो अब जो मेरी इक्वेशन बन चुकी है ना वो बन चुकी है सिंगल वेरिएबल की, दिख रही है। अब ना तो मेरे पास में, अब मेरे पास यहाँ पे x नहीं है, मेरे पास सिर्फ y की वैल्यू है ना। तो मैं क्या इजीली y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, देखिए इस इक्वेशन को। अब मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल में वैल्यू बची है, किसमें, y वेरिएबल में, क्योंकि मैंने क्या करा कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि मैंने x की वैल्यू को निकाला और x की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, ये जो वैल्यू बन रही है ये x की वैल्यू है, इसको मैंने सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करा तो मुझे सिंगल वैल्यू के अंदर एक इक्वेशन देखने को मिली। आप क्या करें, इसको सॉल्व आउट करते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो देखिए क्या मिलता है, अपॉन 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इसको ले लेते हैं एलसीएम में, तीनों का साथ में अगर एलसीएम लूँ तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 आएगा एलसीएम, तो यहाँ तो बचा 2 प्लस 15y प्लस ये कितना हो जाएगा 14y और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये चीज आती है ना आप सबको सॉल्व करनी। तो जब मैंने तीनों का साथ में लिया तो मुझे ये 7 अब लेने की जरूरत नहीं है और मेरे पास वैल्यू बची
2 प्लस 15y प्लस 14y इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कुछ वैल्यू देखने को मिलती है, देखते हैं क्या मिलती है। तो ये तो हो गया 29y इज इक्वल्स टू वेरिएबल, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये तो हो गया 29y और ये 21 माइनस 2। तो 29y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 21 में से अगर 2 माइनस करा तो मेरे पास बचा 19। तो मुझे जो y की वैल्यू देखने को मिल गई वो मिल गई 19/29। ठीक है, तो मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू देखने को मिल चुकी है, बट x की जो वैल्यू थी वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास अभी y के फॉर्म में थी। ये वाली जो वैल्यू है x की वैल्यू है, लेकिन ये अभी y के फॉर्म में आ रही है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इस वाली वैल्यू के अंदर y की वैल्यू पुट कर देती हूँ और x की न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी वो मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन, इसको इक्वेशन ही दे देते हैं, इसको दे दिया मान लीजिए इक्वेशन नंबर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास में क्या है, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 15y, 2 प्लस 15y अपॉन 7, यही है। तो y की जगह पे पुट कर दिया मैंने कितना, 19/29। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस 15, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 19/29 अपॉन 7। ठीक है, यही चल रहा है। तो फिर जब मैंने आगे इसको सॉल्व करा तो मुझे क्या देखने को मिला, 2 प्लस और 15 और 19 को जब मैंने इंटू करा तो मुझे क्या मिलता है, इंटू करके देखते हैं। अपॉन 29 29 को सॉल्व करते हैं, 2 से इंटू करेंगे क्योंकि एलसीएम लेंगे, पहले इस ऊपर वाले डिजिट को सॉल्व करते हैं फिर 7 से इंटू कर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो कितना मुझे मिला, 18 5 58 प्लस 285 अपॉन 29 और 7 को यहीं पे ले लो इंटू में, साथ में ले सकते हैं ना ऐसे। तो फिर अब जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे कितना मिल रहा है, 285 यानी कि 14 343 अपॉन 29 इंटू 7। ठीक है, यही मिल रहा है ना। और जब मैंने 343 को 7 से डिवाइड करा तो मुझे मिला यही कट हो रहा है ना 49 टाइम्स। तो क्या वैल्यू मुझे मिल रही है, यहाँ पर क्या हुआ कि 7 से ये कट हो गया कितने टाइम्स, 49 टाइम्स। तो जो मुझे x की वैल्यू मिली वो मिली 49 अपॉन 29। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिल चुकी है x की, और y की वैल्यू ऑलरेडी हमें पहले मिल चुकी थी, कितनी थी 19 अपॉन 29, यही वैल्यू थी। तो क्या समझ में आया कि किस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाला, बिना ग्राफिकली प्लॉट करे, बिना इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखे हम लोग एल्जेब्रिकली भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से निकाली समझ आई, एक बार देखिए क्वेश्चन को ढंग से। ये इसके स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि सबसे पहले जो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई होती है उसमें से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर आप चाहें तो सेकंड वाली इक्वेशन को लेकर भी निकाल सकते थे। ठीक है, बट मैंने स्टार्ट करा फर्स्ट वाली इक्वेशन से। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा कि क्या सेकंड वाली इक्वेशन को भी वेरिएबल को अलग अलग करके सेम ही आंसर हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम ही मिलेगा। तो ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को एलएचएस और आरएचएस साइड में अलग अलग रख देंगे। ठीक है, एक्स को एक साइड और
वाई को दूसरी साइड, और एक वैल्यू निकालेंगे एक्स की सबसे पहले, जैसे कि मैंने ये वाली वैल्यू निकाली एक्स की, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू पुट करके क्या करेंगे कि वो जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है ना फर्स्ट वाली इक्वेशन से, उसको पुट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। जिस भी इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं उसके दूसरी वाली वैल्यू के अंदर आपको उस वैल्यू को पुट करना है, दूसरी वाली इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करना है। समझ आ रही है बात? तो मैंने क्या करा कि एक्स की वैल्यू निकाली फर्स्ट वाली इक्वेशन से और उसको पुट कर दिया सेकंड वाली इक्वेशन में, ठीक है। और जैसे ही मैंने उसे पुट करा तो वहां से मुझे क्या देखने को मिला, मुझे मिला सिंगल वेरिएबल के अंदर इक्वेशन, और उससे मुझे y की वैल्यू देखने को मिल गई। क्लियर हुई बात? और जब मुझे y की वैल्यू देखने को मिल गई तो अब मैं y की वैल्यू को, जो मेरे पास दोनों इक्वेशंस हैं ऊपर फर्स्ट और सेकंड वाली, उनमें से किसी भी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू रख दूंगी तो मुझे मेरे x की जो वैल्यू है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन स्टेप सारे यही फॉलो होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ही बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन ढंग से, आगे फिर और क्वेश्चंस करते हैं तो इजी लगेगा। ओके, देखिए ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? किस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाली और किस तरीके से y की वैल्यू निकाली बिना ग्राफिकली। ठीक है, सिर्फ सॉल्व करके, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगला क्वेश्चन देखें। आगे आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है ना, वो एक्सरसाइज पूरी इसी मेथड पे डिपेंड करती है। तो अभी हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इसके, तो ये जो मेथड है बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएगा, बिल्कुल आप फ्रेंडली हो जाएंगे इसको सॉल्व करते करते। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी मेथड है, बट लेंदी वो अभी लग रहा है, बाद में नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। चलिए तो रीड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है हमारी एनसीईआरटी का, वो क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then। अच्छा, ये क्या कह रहा है? आफ्ताब अपने बेटी को कहता है कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 times ज्यादा था। आई वॉज 7 times एज यू वर देन, तुम उस टाइम पर जितने साल की थी उससे 7 ज्यादा था। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये समझते हैं। सबसे पहले 2 वेरिएबल्स मान लेते हैं, एक आफ्ताब का और एक उसकी डॉटर का। ठीक है, चलिए लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज मानते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी, क्या मानू, बुक के अकॉर्डिंग मान लें। मान लीजिए कि आफ्ताब का जो एज है वो तो है s, एंड दी
प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी टी। ठीक है, अब मान लिया कि जो आफ्ताब है उसकी अभी की जो एज है, प्रेजेंट एज, वो है एस, और उसकी डॉटर जो है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो है टी। समझ आया? अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी को क्या कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले। तो सबसे पहले काम करते हैं कि दोनों की एज में से 7 साल कम कर देते हैं, पहले थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसको, t-7, क्योंकि अब हम सीधा 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो मेरी जो आज की एज है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी एज से आज से 7 साल पहले, तो मैं अपनी एज में जो आज की एज है उससे 7 साल माइनस कर दूंगी और डायरेक्टली जो 7 साल पहले का टाइम है वहां पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो दोनों की एज में से 7 साल कम कर दिया, क्योंकि 7 साल पहले आफ्ताब भी 7 साल छोटा होगा और उसकी बेटी भी 7 साल छोटी होगी, है ना, इसलिए दोनों की एज में से 7 साल कम कर दिया। पहला स्टेटमेंट तो ये हुआ, इफ 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तुम उस टाइम पर जितनी थी उसका मैं 7 टाइम था। तो डॉटर उस टाइम पर कितनी थी 7 साल पहले, t-7। तो वो कह रहा है कि मैं उसका भी 7 टाइम्स था एट दैट टाइम। कौन से टाइम पे? 7 साल पहले। आज से 7 साल पहले यानी कि s-7, आफ्ताब की एज हो गई s-7 और डॉटर की एज हो गई t-7। कब? 7 साल पहले। और वो कह रहा है कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। तो उसकी बेटी उस टाइम पे कितने साल की थी? t-7 ईयर्स की, और उसका भी 7 टाइम्स था आफ्ताब। क्या फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि जो आफ्ताब की एज है वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी आज से 7 साल पहले। ये चीज, ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है फर्स्ट वाला, इसको सॉल्व करेंगे अभी, उसके बाद इक्वेशन नंबर देंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा s-7, आफ्ताब की एज 7 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज की, यही चीज है ये। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला, वेरिएबल को ले जाते हैं उस साइड, जो कांस्टेंट है उसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा +7। तो s इक्वल्स टू हो गया मेरा 7t माइनस का कितना, 42। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। क्या स्टेटमेंट क्लियर हुआ फर्स्ट वाला कि वो क्या कहना चाह रहा है? 7 साल पहले की बात हो रही थी, इसलिए मैंने दोनों की एज में से 7 साल कम कर दिया। ठीक है, और वो कह रहा है कि उस टाइम पे मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। तो उस टाइम पे डॉटर की एज कितनी थी? t-7, है ना, और उसका भी 7 टाइम था, तो 7 से इंटू कर दिया। ठीक है, इसलिए मैंने s-7 इज इक्वल्स टू 7t-7 इक्वेशन बनाई। क्लियर हुआ? आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये हो गया ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो वो अब जो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, यानी कि आज से 3 साल बाद अगर आपके पापा की एज बढ़ रही है तो आपकी भी एज बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि 3 साल बाद में आप तो इतने ही साल के रहोगे और पापा की एज 3 साल बाद बढ़ जाएगी, नहीं, दोनों की एज 3-3 साल आगे हो जाएगी। तो जो आफ्ताब की एज है उसमें भी 3 प्लस कर देते हैं और डॉटर की एज में भी 3 प्लस कर देते हैं, क्योंकि आज से 3 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो s+3 कर दिया और t+3 कर दिया। ठीक है, और क्या बोला इसने? ये कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ओके, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो तुम उस टाइम पे जितने साल की होगी उसका मैं कितना हो जाऊंगा? 3 गुना, 3 times एज ओल्ड एज यू विल। तो वो आज से 3 साल बाद कितने साल की हो जाएगी डॉटर? t+3 की, उसका भी कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ कि मैंने क्या बोला? यहाँ पे बात हो रही है आज से 3 साल बाद की, तो आफ्ताब की एज और डॉटर की एज दोनों में हमने प्लस कर दिया 3, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की, दोनों तरफ +3 ठीक है, आफ्ताब कह रहा है कि आज से 3 साल बाद तुम जितने साल की होगी यानी t+3 years की, मैं उस टाइम पर तुमसे 3 गुना ज्यादा, तुम्हारा 3 गुना होगा। ठीक है, तो 3 गुना होने का मतलब हो गया 3 से इंटू कर दिया उसकी डॉटर की एज में, यही कह रहा है वो, यही स्टेटमेंट है। ऑल्सो 3 years
फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। क्लियर हुआ? तो ये भी हमारे पास में एक क्वेश्चन बन के आई है जिसको हमने सॉल्व करा। तो क्या मुझे मिलता है? कांस्टेंट को एक साइड ले लेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस का 6। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या मुझे यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखने को मिल रहा है? बताइए। जिसके जिसके अंदर मेरे वेरिएबल्स क्या क्या हैं? एस और टी। क्लियर हुआ? और 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है। आगे क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है, सेकंड इक्वेशन मिल गई है। अब क्या करूं? बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें। कैसे करें? सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला स्टेप पहले लिखते हैं हम। जो हमारे पास दोनों इक्वेशन आई है हमारी, उनको एक तरफ लिख लेते हैं। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, क्या है? ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूं? वेरिएबल्स अलग करने की बात थी सबसे पहले कि हम लोगों को दोनों वेरिएबल्स को एलएचएस और आरएचएस साइड में रखना है। बट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे वेरिएबल है वो एलएचएस और आरएचएस साइड में है। टी यहाँ पर अकेला, एस यहाँ पे अकेला है और टी यहाँ पर। ओके, नाउ पुट, क्या करूं? पुट द वैल्यू ऑफ किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू लेकर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ एस, क्योंकि एस ही अकेला है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। ऐसे करके तो जो एस का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारा? एस की जगह पे रख देते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा 7t माइनस 42 और इक्वल्स टू 3t प्लस 6। क्या समझ आया मैंने क्या लिखा? कि ये जो s था ना हमारा फर्स्ट वाले इक्वेशन में, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई, क्योंकि s इक्वल्स टू 70 माइनस 42 है। तो इसको मैंने क्या करा? इस वाले s की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने s की जगह पे पुट करा 70 माइनस 42 और 3t प्लस 6, ये ऑलरेडी सामने है ही। तो अब मुझे क्या मिला? सिंगल वेरिएबल में वैल्यूज मिल रही है, सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन देखने को मिल रही है, जिसको जब मैंने सॉल्व करा तो मुझे क्या मिलता है? यहाँ से मुझे t की वैल्यू देखने को मिलेगी, और कितनी मिलती है वो देखते हैं। वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3t, और कॉन्स्टेंट को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 42। तो जब मैंने इसको माइनस करा तो ये हो गया 40 और ये हो गया 48। तो t की मुझे क्या वैल्यू देखने को मिली? 48/4 यानी कि 12। t क्या है? t क्या था? t को हमने क्या अज्यूम किया था? t थी द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, यानी कि जो उसकी बेटी की, आफ्ताब की बेटी की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई? 12। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू तो पता चल गई। नाउ t इक्वल्स टू 12, पुट t इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन। किसमें पुट करूं बताओ? कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दें? किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे हमें सेम ही वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करा है, तो एक बार सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या फिर फर्स्ट में करूँ बताओ? किसी में भी कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू मिलेगी। सेकंड में पुट कर देते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन है उसका क्योंकि। तो चलिए, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी? s प्लस s इज इक्वल्स टू s is equals to 3t plus 6, 3t
प्लस 6। अब मैंने इसमें क्या करा, टी की जगह पे रख दिया कितना, 12। 12 आया ना टी का वैल्यू, तो 12 रख दिया। और यहाँ बचा हमारे पास सिंगल वेरिएबल, और इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 42। और एस मेरा क्या था, एस था आफ्टर की एज। तो क्या ये चीज क्लियर हुई कि जब मैंने टी रखा डॉटर, यानी कि जो मेरे को टी की वैल्यू मिल रही है, यानी उसकी जो डॉटर की एज की डॉटर की जो एज है वो कितनी है 12, और उसके फादर की जो एज है वो कितनी है 42। आफ्टर की एज हो गई 42 और डॉटर की एज हो गई 12। अब मेरे को यहाँ पे दो वैल्यूज देखने को मिल चुकी है। अब जो हम लोगों ने ऊपर कंडीशन बनाई थी ना, ये वाली, आप इनमें से किसी भी कंडीशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करके देखिए, और आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो कंडीशंस बन रही थी वो हमारी वैल्यूज को सेटिस्फाइड कर रही है। हमारी जो वैल्यूज है वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है। किस तरीके से हमारा जो एलएचएस और आरएचएस है वो इक्वल होगा, यही तरीका होता है चेक करने का। ठीक है, हालांकि हम लोगों को ये शो नहीं करना, बट फिर भी हम चेक करके देख सकते हैं। कोई भी कंडीशन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू ले ली मैंने, एस इक्वल्स टू 3t प्लस 6, जो 3 साल बाद वाली कंडीशन थी ना कि आज से 3 साल बाद में तुम्हारी एज का 3 गुना होगा, उसकी कंडीशन थी इक्वेशन नंबर सेकंड वाली जो थी ये वाली। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि हमने जो वैल्यूज निकाली है क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर भी रही है या नहीं। ठीक है, तो पुट करते हैं फॉर चेक कि सिर्फ चेक करने के लिए देखते हैं एक बार कि सही है भी या नहीं। तो पहली जो हमारी इक्वेशन बन रही थी वो क्या थी, सेकंड वाली इक्वेशन, एस प्लस 3t प्लस 6, एस इज इक्वल्स टू 3t प्लस 6। तो एक्स एच की जगह पे तो मैंने रख दिया 42 इज इक्वल्स टू 3, और टी की मेरे पास कितनी वैल्यू आई है 12 प्लस 6। तो ये तो सेटिस्फाइड हो ही रहा है ऑब्वियस। यहाँ पे ये वाला तो हम लोगों ने सॉल्व करा है, दूसरा कुछ सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में लिख कर देखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब मैंने लिखा तो फर्स्ट वाली क्या है 70 माइनस 42। ठीक है, तो s की वैल्यू आ रही है 42, 7, t की वैल्यू है 12 माइनस 42। अब देखते हैं ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। तो ये हो गया 42, ये कितना हो गया 84 माइनस 42। तो यहाँ तो चल रहा है 42, और जब मैंने 84 में से 42 को माइनस करा तो मुझे फिर से 42 देखने को मिल रहा है, यानी कि मेरा एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल हो रहा है। यानी हमने जो वैल्यूज निकाली है वो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी हमारी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। क्या बात समझ में आई कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से चेक करा है? ये सिर्फ चेक करने का तरीका है, ये जो तरीका है, क्या इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो सही है या नहीं। ठीक है, हम लोगों को हमेशा एलएचएस और आरएचएस जो है वो इक्वल देखने को मिल रहा है। दैट्स मीन हमारी जो कंडीशन, हमारी जो वैल्यूज है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। समझ आया? इसको रफ कर देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए था। चलिए, तो कंडीशंस को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद में कंडीशन देखिए कि हमने जो कंडीशन बनाई है वो समझ आ रही है या नहीं। देखिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और क्या क्या चीजें हमने अज्यूम करी है उसको समझिए, और किस अकॉर्डिंग कंडीशन बनाई है वो समझिए। देखिए, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को और कंडीशंस को दोबारा से समझा देंगे। ओके, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज थी वो मैंने मान ली एस, और डॉटर की जो प्रेजेंट एज थी वो मैंने मान ली टी। इसकी जगह पे आप कोई और भी वेरिएबल मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो वेरिएबल मान लीजिए। एक्स वाई भी मान सकते थे, एबीसीडी कुछ भी मान सकते थे। ओके, सेकेंड कंडीशन देखिए,
मुझे क्या मिलना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाला, ये है मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व आउट करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करा है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे पता है, वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे, सबसे पहले एलएचएस की साइड लेके जाएंगे और दूसरे वेरिएबल को आरएचएस की तरफ लेके जाएंगे। बट इस इक्वेशन में हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल्स जो थे वो अलग अलग ही थे, एस ऑलरेडी एलएचएस साइड में था और टी जो है हमारा वो ऑलरेडी आरएचएस साइड में था। तो डायरेक्टली हमने वैल्यूज पुट करी, फर्स्ट वाले से एस की वैल्यू लेकर सेकेंड वाले में पुट कर दिया। ठीक है, देखिए तो पहली वैल्यू तो मुझे मिल गई t इक्वल्स टू 12, और ये क्या है, डॉटर की एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, अगर मुझसे इस क्वेश्चन में पूछता कि डॉटर की जो एज है वो आज से 3 साल बाद में कितनी है, तो मैं क्या करती, प्रेजेंट एज में 3 को प्लस कर देती। ठीक है, आगे ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हम लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है कि हमसे क्या पूछा गया है। अगर मुझसे 3 साल बाद की एज पूछा होता तो मैं इसमें +3 कर देती, अगर मुझसे 7 साल पहले की एज पूछा होता तो मैं प्रेजेंट एज में से 7 माइनस कर देती। ओके, देखेंगे आगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन, किस तरीके से हमने टी और एस के वैल्यूज निकाली है। अगर हमें ये क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, जो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस थी उससे एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालते, वो एक्स और वाई की टेबल बनाकर पॉइंट्स निकालते, अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करते, और कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहा होता एक यूनिक पॉइंट पर, और वही हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो 12 और 42 होते, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन काफी किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा मन में। रीड करते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है हमें, इन अ शॉप the cost of pencil and 3 eraser, the cost of 2 pencils and 3 eraser is ₹9। ठीक है, एक शॉप के अंदर 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर खरीदने पर उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 9। तो पहली कंडीशन तो ये बन रही है, तो पहले लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज X and let the cost of one pen oh sorry eraser है इसमें, 1 eraser is क्या माने, y मान लें। ठीक है, अभी क्या रहा है कि 2 पेंसिल, मैंने एक शॉप से 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदे, तो उसका जो टोटल कॉस्ट हुआ वो कितना हुआ, 9। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x, है ना। तो ये हो गया 2x प्लस 3 इरेजर, तो अगर एक इरेजर की कॉस्ट y है तो 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3y, है ना, इंटू कर देंगे, और इन दोनों की कॉस्ट को मिलाकर कितनी कॉस्ट हो रही है, ₹9। क्या कंडीशन समझ में आई पहली, हम लोगों को यहाँ पे दिया था कॉस्ट, और हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि हम लोग एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ कॉस्ट ही रखेंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ पे 2 पेंसिल और 3 इरेजर को मिलाकर 9 रुपए रख दिए, नहीं, इसकी जो कॉस्ट बन रही है वही हम रखेंगे। और कॉस्ट क्या बन रही है, 2 पेंसिल की बन रही है 2x, 3 पेंसिल की बन रही है 3y, 3 इरेजर की बन रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए, पहली कंडीशन हो गई क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज मानी थी तो 4 पेंसिल की कितनी होगी, 4 इंटू एक्स, और 6 इरेजर, एक इरेजर की कॉस्ट अगर आप y मानी थी तो 6 इरेजर की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू वाई, है ना। अगर मैं कोई टॉफी खरीदती हूँ 2 रुपए की, 2 रुपए की एक टॉफी है और मैंने वो टॉफी कितनी खरीदी है, 5, तो एक टॉफी अगर 2 रुपए की है तो 5 टॉफी कितने रुपए की हो जाएगी, 5 इंटू 2 यानी 10 रुपए की। क्या ये बात क्लियर हुई
कि अगर मैंने माना कि मेरी एक टॉफी 2 रुपए की है और मैंने वो वाली टॉफी 5 खरीदी है, तो वो कितने रुपए की हो जाएगी? 5 × 2, यानी कि 10 रुपए की। सेम उसी तरीके से यहाँ पे वही कंडीशन बन रही है कि अगर मेरा एक इरेजर x रुपए का है तो मेरे 2 इरेजर कितने रुपए के हो जाएंगे? 2 × x, 2x रुपीज के। समझ आई बात? इस तरीके से हम लोगों ने ये कंडीशन बनाई है। ठीक है, तो अब मेरे को मेरी दोनों जो कंडीशंस हैं वो समझ में आ चुकी है और मैंने एक पेयर बना लिया लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पे कौन सा? एक तो इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। पहले लिख देते हैं कोस्ट किसके बराबर है इन दोनों की। इन दोनों की कोस्ट है ₹18 के बराबर, इज इक्वल्स टू 18। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आगे? फाइंड द कोस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसको हमने ऑलरेडी अज्यूम कर दिया है कि हमारा जो एक पेंसिल है यानी ईच पेंसिल का जो कोस्ट है वो x है और ईच इरेजर का जो कोस्ट है वो y है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या करना है? x और y की वैल्यूज निकालनी है। किस तरीके से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय यूजिंग, अब क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि हमें किस मेथड से लिखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि हम किस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा कि सबसे पहले करते हैं वेरिएबल को अलग। तो 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9, ये है हमारी पहली इक्वेशन। तो जब मैंने वेरिएबल को अलग अलग करा तो ये हो जाएगा 9, y को ले जाते हैं RHS साइड में तो ये हो जाएगा -3y। ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 9 - 3y/2। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लीजिए, आप चाहे तो y की भी निकाल सकते थे, बट मैंने x की निकाली पहले। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से मुझे x की एक वैल्यू देखने को मिल गई है। अब क्या करूँ? स्टेप सेकेंड, अब इस जो वैल्यू मुझे x की मिली है उसको मैं पुट कर दूंगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, चलिए तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अच्छा, हर स्टेप को लिखना जरूर है कि हम क्या करने जा रहे हैं अब। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्टली पुट करते चलेगा, वैल्यूज निकालते चलेगा, नहीं। लैंग्वेज में लिखिए हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कि अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ये लिखा हमने। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करा तो मुझे क्या मिला? 4 9 - 3y/2 + 6y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अच्छा एक चीज और अगर मैं देखूं तो मैं इस वाली इक्वेशन से 2 को कॉमन ले सकती थी, है ना? तो इसको थोड़ा सा इजी कर दे क्या? तो मैं क्या करती हूँ कि वैल्यू पुट करने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बना देते, कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं। हम लोगों को पहले ही इसको कॉमन ले लेना चाहिए था। अगर मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ बताइए? इसमें से मैं ले सकती हूँ 2 को कॉमन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। जब मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9। क्या बात समझ में आई? तो अब मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो इक्वेशन सेकंड है ना, वो इसको ना देकर इसको दे देती हूँ। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। क्या बात समझ में आई? इक्वेशन ये वाली ही है, बट मैंने इसको कॉमन लेकर थोड़ा सा इजी बना दिया। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9, इस इक्वेशन को। ठीक है, चलिए अब क्या करूं? सेम चीज वही चल रही है। x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 9 - 3y/2 और वो मैंने मान लिया हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू मुझे मिल गई है तो उसको मुझे पुट करना है हमारी इक्वेशन नंबर 2 में। मैं चाहती तो इस वाली में भी पुट कर सकती थी, बट थोड़ा सा इजी करने के लिए क्वेश्चन को मैंने उसमें से कॉमन ले लिया और इक्वेशन नंबर 2 इसको बना लिया। तो पुट करते हैं हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है, यानी कि 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9 में। ओके, क्या है x की वैल्यू? तो 2 9 - 3y/2 x की जगह पे पुट करा, प्लस
3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, जब मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ तो हमें ये चीज़ नोट करनी है कि अब मेरे पास में सिंगल वेरिएबल की वैल्यू बचेगी, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि वैल्यू पुट करने के बाद भी एक्स में भी दिख रहा है, वाई में भी दिख रहा है, नहीं। वैल्यू पुट करने के बाद में हमेशा सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन मुझे मिलेगी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जो लास्ट वाली इक्वेशन मिल रही है इसमें मुझे सिंगल वेरिएबल देखने को मिल रहा है, कौन सा, y, है ना, क्योंकि मैंने x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है जो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन से निकाली थी। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। तो ये 2 से तो 2 कट हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा डिवाइड में है। तो ये हो गया 9 माइनस 3y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब ये तो कट हो गया, क्या मिला, 9 इक्वल्स टू 9। ये क्या सिचुएशन बन गई, 9 इक्वल्स टू 9, यानी y की तो मुझे कोई वैल्यू देखने को मिल ही नहीं रही है। तो क्यों नहीं मिली, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी जो इक्वेशन 1 है और मेरी जो इक्वेशन 2 है वो सेम ही इक्वेशन है। और ये कंडीशन मेरी कौन सी कंडीशन बन रही है, सोचिए। ये कंडीशन मेरी बन रही है मैनी सॉल्यूशन वाली, यानी यहाँ पर मुझे x और y की बहुत सी वैल्यूज देखने को मिलेगी। x और y की जो वैल्यूज हैं वो मैनी सॉल्यूशन में है, सेम ही इक्वेशन मुझे दोबारा देखने को मिल रही है। जो फर्स्ट है वही इक्वेशन मेरी सेकंड वाली बन रही है। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी कर चुके हैं हम, जिसमें हमारे सेम ही वैल्यूज देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा कैसा होता है, ओवरलैप करता है, एक के ऊपर एक लाइन बनती है, क्योंकि वहां पे हम लोगों को मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं और एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस कंडीशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को इनफाइनाइट वैल्यूज देखने को मिलेंगी एक्स और वाई की। इसलिए जो मेरी कंडीशन थी, ये जो कंडीशन थी यहाँ पर ही ये स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि y कट हो गया, 9 इक्वल्स टू 9 बचा है। ये इक्वेशन फिर भी सही है, क्योंकि 9 इक्वल्स टू 9 हमें मिल रहा है, सेटिस्फाइड वैल्यूज है, बट एक्स और वाई की वैल्यू हम कोई सिंगल वैल्यूज नहीं निकाल सकते अकॉर्डिंग टू वो जो प्रीवियस वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या बात समझ में आई कि मैं यहाँ पे कोई एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकती, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की मैनी वैल्यूज देखने को मिलेगी, इनफाइनाइट वैल्यूज देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में मेन तो क्या था कि एक तो हम लोगों को कंडीशन का पता चला कि ये कंडीशन कौन सी बन रही है, कौन सी, जब हम लोगों को दोनों इक्वेशन ही सेम देखने को मिल रही है, यानी मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल रही है, मैनी वैल्यूज हम लोगों को देखने को मिलेगी। और सेकंड थिंग इज दैट कि हम लोगों ने किस अकॉर्डिंग इसमें स्टेटमेंट पढ़ा और हमारी जो कंडीशन थी उसे फाइंड करा, ये चीज। तो इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, और क्यों हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो प्रीवियस कंडीशन हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी उनके अकॉर्डिंग देखिए, पढ़िए। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स और वाई की बहुत सी वैल्यूज देखने को मिलेगी, यानी ये जो कंडीशंस हैं ये एक्स और वाई की हर वैल्यूज पे सेटिस्फाइड होंगी। इसलिए हम लोग कोई भी एक फिक्स वैल्यू, कोई भी एक सिंगल वैल्यू जो यूनिक वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो हम यहाँ पे एक्स और वाई की नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कोस फाइंड नहीं कर सकते एक पेंसिल और एक इरेजर की। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। ये वाली कंडीशन हमने पढ़ी है ना प्रीवियस चैप्टर्स में, काफी सारे क्वेश्चंस करे हम लोगों ने ऐसी कंडीशंस के, जहां पर हम लोगों को मैनी सॉल्यूशन देखने को मिलता है। और मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, वो यही मतलब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें गिवन है, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है रेल्स की, 2 रेल्स की इक्वेशन गिवन है, तो ये क्या आपस में क्रॉस करेंगी कभी, ये हमें पूछ रहा है। क्रॉस करने का क्या मतलब हुआ
कि जो हमारा ग्राफ है अगर जब वो क्रॉस होता तो यहाँ पे हम लोगों को कोई ना कोई यूनिक वैल्यू देखने को मिलती थी ना। तो रेल्स की इक्वेशन है यानी कोई ना कोई लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, लाइन ही हुई ना ये, और लाइन की इक्वेशन गिवन है यानी एक लाइन बनेगी, सेकंड लाइन बनेगी, जब ये इंटरसेक्ट होगी आपस में तभी तो क्रॉस करेगी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे, और अगर ये क्रॉस करेगी तो मुझे कोई ना कोई सिंगल वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, एक्स और वाई की, यही मतलब है इसका। तो अब मुझे ये चीज चेक करनी है, ये कह रहा है कि विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या ये कहीं पे आपस में क्रॉस करेंगी, अगर ये क्रॉस करेंगे तो मुझे एक्स और वाई की कोई वैल्यू देखने को मिल जाएगी, और अगर ये क्रॉस नहीं करेंगी तो मुझे एक्स और वाई की कोई वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में नहीं मिली। तो देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कोई एक्स और वाई की वैल्यूज हमें देखने को मिलती है या नहीं। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, उसको लिख लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और अगली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो शुरू करें, x और y की वैल्यूज निकालते हैं, देखते हैं कोई यूनिक वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है या नहीं। तो x की जो वैल्यू है फर्स्ट वाली इक्वेशन से सबसे पहले वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा बाय इक्वेशन 1 x को इधर ही रहने देते हैं और 4 को ले जाएंगे इक्वल्स के उधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 2y। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, पुट कर दूं डायरेक्टली x की वैल्यू, तो जब मैंने x की जगह पे 4 माइनस 2y पुट करा प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है ना, यही है ना, लिख दूं इसको एक बार वापस से, इस वाली इक्वेशन में मैंने पुट करा है, तो x की जगह पे पुट कर दिया y। अब देख, अगर इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये कौन सी टर्म में बन रही है, सिर्फ y वेरिएबल की टर्म में हमें देखने को मिल रही है। इसको सॉल्व करते हैं, तो मुझे मिलेगा 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ फिर से ये वेरिएबल कट हो गया और मुझे की तो कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब मुझे कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पे, ये तो वैल्यूज ही गड़बड़ हो गई। 8 इज इक्वल्स टू 12, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेल्स की इक्वेशन हमें गिवन है ये कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिली। क्लियर हुआ? तो क्या लिखूं मैं, स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया ये तो, है ना, क्योंकि 8 12 के इक्वल कैसे हो सकता है, ये तो हमारी मैथमेटिक्स को रॉन्ग कर रहा है, 8 तो 12 के इक्वल हो ही नहीं सकता, यानी इक्वेशन ही गलत है, सब कुछ गलत है। द इक्वेशन डू नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन, हमें एक्स और वाई की कोई वैल्यूज देखने को नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये जो रेल हम लोगों को इक्वेशन दी थी वो आपस में इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करेगी। समझ आया? देख लीजिए एक बार ढंग से क्वेश्चन को, ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने करे ये पूरी तरीके से जो प्रीवियस में हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी थी उस पर डिपेंड करते हैं। ग्राफिकली हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम लोगों को जब भी देखने को मिलते हैं जब दोनों लाइंस आपस में कहीं ना कहीं कट कर रही होती है, क्रॉस कर रही होती है, तभी हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यूज देखने को मिलती है। जब हमारी दो लाइंस आपस में कट हो रही होती है, तो जब वो कहीं ना कहीं कट ही नहीं हो रही है, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें उसमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो दोनों रेल्स हैं ये आपस में क्रॉस कभी करेगी ही नहीं, है ना। और जब क्रॉस नहीं करेगी इसका मतलब हमारी जो सेटिस्फाइड इक्वेशन है वो नहीं हो रही है, हम लोगों को एक्स और वाई की कोई सिंगल वैल्यूज देखने को नहीं मिल रही है, दैट्स मीन हमारी जो कंडीशन है वही फॉल्स है। देख लीजिए, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। जब एक्स और वाई की कोई वैल्यू ही नहीं मिली हमें, दैट्स मीन ये कहीं पे भी आपस में क्रॉस नहीं हो रहा है। लिख दें इसको, so the two rails will
नॉट क्रॉस ईच अदर। ओके, समझ आया क्या करा इस क्वेश्चन में? तो आज हम लोगों ने एक नया मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हम कहते हैं। स्टेप्स सारे फॉलो करने हैं उसके, जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। वेरिएबल्स अलग अलग करेंगे, फिर एक वेरिएबल की वैल्यूज को लेकर सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, और एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बनाएंगे। जब सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी तो उस वेरिएबल की वैल्यूज हमें देखने को मिल जाएगी, और जब मुझे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है तो मैं उसे किसी भी जो मेरी जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर दूंगी, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, और मुझे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी देखने को मिल जाएगी। किस मेथड से? अलजेब्रिकल मेथड से, विदाउट ग्राफिकल सॉल्व करें। समझ आ रही है बात? ये जो मेथड है, आगे की जो पूरी एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 3.2, वो इसी मेथड पे डिपेंड करती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आज हम लोगों ने सॉल्व करे, इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड हैव अ नाइस डे। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको दोबारा से सॉल्व करवा देंगे। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।